इसका +2 हाई स्कूल बनियानी। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पिछली बार जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने प्लानिंग की बात किया था। प्लानिंग में हमने बहुत कुछ देखा था कि प्लानिंग की परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है, उसके अवगुण क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने प्लानिंग में किया था। कुछ होमवर्क भी दिए गए थे, क्वेश्चंस वगैरह जो भी था। अब हम नए चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं, संगठन की बात करेंगे। इसके बाद का अगला चैप्टर है और ये हम इसी वीडियो में ही बता दे रहे हैं कि ये पूरा जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। पहले पार्ट में हम प्रयास करेंगे कि औपचारिक अनौपचारिक तक जो भी उसकी परिभाषा है और उसका जो अंतर है वो तक होता है। तो मेरा प्रयास है कि 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, संगठन है क्या और संगठन की इतनी इंपॉर्टेंस है। देखिए, संगठन की जब भी बात किया जाएगा कि प्लानिंग हो गई, जैसे कोई उपक्रम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, तो प्लानिंग तो हमने कर लिया भविष्य के लिए, जो भी हमने किया भविष्य के लिए कर लिया कि जैसे हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं या एक इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो हम लोगों ने एक प्लानिंग की थी कि कैसे हम खोलेंगे, उसमें क्या करेंगे, एक फोरकास्टिंग था, स्टेप कैसे उसको करेंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने प्लानिंग में की। ये तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, ये प्लानिंग हो गया। अब उसको धरातल पे लाने के लिए हमको ऑर्गेनाइजिंग करना होगा, संगठन करना होगा। संगठन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि संगठन को आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारी बॉडी है, ये सिस्टम है, एक संगठन मान लीजिए, इसमें कई तरह के कार्य होते हैं, जैसे सांस लेना, हार्ट का पंप करना, लीवर का, सबका अपना अलग काम है और सब मिलके जब अच्छे से कार्य करते हैं तो हमारी बॉडी अच्छी होती है। मतलब अगर कोई भी पार्ट अगर बॉडी का प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है या कोई दिक्कत होती है तो हमें ये समस्या होगी। मतलब इसी को आप समझ लीजिए पूरा सिस्टम है और इसमें अलग अलग पार्ट अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। इसी तरह जो उपक्रम होता है, उस उपक्रम में कई छोटे छोटे सब सिस्टम्स होते हैं और वो सब अगर प्रॉपरली काम न करें तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। यहां पे जो हम बात करेंगे, जब संगठन तैयार करने की बात करेंगे, तो संगठन को ऐसे समझिए, जब किसी कार्य को, कोई भी कार्य किया जाएगा और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, देखिए ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को जब वो करेंगे तो उसमें अधिकारों का बंटवारा होगा। अधिकारों का बंटवारा होने का मतलब कि जब 2 आदमी कोई सिस्टम में है, कोई काम कर रहे हैं, कोई उपक्रम में है, तो दोनों एक ही काम करें, ये तो हो नहीं सकता। तो दोनों को हमको अलग अलग, मतलब एक क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, दोनों के अधिकार, अभी हम अधिकार की बात करें, आगे चलकर हम दायित्व की भी बात करें, तो उनका जो अधिकार है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, वो क्या होगा, इसका निर्धारण करना ही संगठन कहलाता है। मतलब जब भी 2 व्यक्ति, जैसे स्कूल है तो स्कूल में सबका अपना अपना काम है, टीचर पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं, पढ़ाते भी हैं, 4 कर्मचारी उनका भी कुछ काम है, ऑफिस के लोग उनका भी काम, सबका अपना अपना काम है। तो जब भी 2 से अधिक व्यक्ति कार्य करेंगे, एक उद्देश्य एक होता है, लेकिन जब वो लोग कार्य करेंगे तो जब वो कार्य करेंगे तो उनका जो संबंध, जो भी वो कार्य होगा, उनमें अधिकारों का बंटवारा होगा और यही अधिकारों का बंटवारा ही संगठन कहलाता है। ठीक, संगठन की देखिए उत्पत्ति भी कहां से हुई है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग भी कहते हैं अंग्रेजी में और ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हिंदी में संगठन कहते हैं। संगठन की जो उत्पत्ति हुई है वो ऑर्गेनिज्म से हुई है। इसको लिखते चलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जितना इसमें लिखा गया वो सब इंपॉर्टेंट है, हम बोलते भी जा रहे हैं, कम से कम इसमें हेडिंग से। तो ऑर्गेनाइजेशंस की जो उत्पत्ति हुई है वो ऑर्गेनिज्म से हुई है। ऑर्गेनिज्म ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, जो हमारे शरीर के जो अन्य पार्ट्स होते हैं और वो मिलके अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं, उसी ऑर्गन से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म में हुई है और इसी
का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक संगठित, अलग अलग जो है वो संगठित रूप में जब कार्य करते हैं इसकी उत्पत्ति। एक और इसमें ये कही जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, एक चीज ऐसे समझाया गया कि जो शरीर, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, शरीर में जो हड्डियों का काम है, जो हड्डियां काम करती हैं उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे बॉडी में हड्डियों की भांति है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस शरीर में जैसे हड्डियों का काम है वैसे ही प्रबंध में ऑर्गेनाइजेशंस का काम है, संगठन का काम। सत्य है असत्य? ये सत्य है। ऑर्गेनाइजेशंस उस तरह से काम करता है प्रबंध में जैसे शरीर में हमारी जो हड्डियां काम करती हैं। इसके लिए हमने 3 मेन परिभाषाएं ली है, क्योंकि इसमें जो मुख्य जो 3 परिभाषाएं हैं, हमने एक तो मिलवर्ड की बात की, मैकफार्लैंड की बात किया और उर्विक की बात किया। 3 मेन डेफिनेशंस हैं, मिलवर्ड और मैकफार्लैंड और उर्विक। जीई मिलवर्ड ने क्या कहा है, कार्य और कर्मचारियों, ध्यान रखिए, जो भी कार्य, शुरू से ही हमने कह दिया कि कार्य का बंटवारा और कितने लोग होने चाहिए, कम से कम 2 या 2 से अधिक। कार्य एवं और कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन करता है। अब देखिए ये हो गया ना कि 2 व्यक्ति हैं, दो सबका अपना अलग, जैसे ऑफिस के जो लोग हैं, मान लीजिए एडमिशन में इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, उनको एक कार्य दिया गया, वो कर्मचारी और वो कार्य, इनका जो संबंध होता है, जो काम करते हैं, जो वो काम करते हैं, मतलब वो अपनी काम को अच्छे तरीके से कर पाए, इनका संबंध जो बंटवारा किया गया है कार्य का, मधुर संबंध संगठन कहलाता है। ये जीई मिलवर्ड के अनुसार। दूसरी परिभाषा जो है मैकफार्लैंड की है। मैकफार्लैंड ने क्या कहा है, मैकफार्लैंड का भी यही है, किसी निश्चित व्यक्ति समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति। देखिए ये जो जितने भी व्यक्ति इसमें काम करते हैं वो क्या करते हैं, उनका लक्ष्य जो होता है वो एक ही होता है, एक ही लक्ष्य के लिए सभी काम करेंगे, जो भी काम करेंगे लक्ष्य को, लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्य को ही संगठन कहते हैं। तो इन्होंने संगठन क्या समझाया, संगठन ये बताया कि जब भी व्यक्ति, इसमें व्यक्ति की बात की जाती है, जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं के अधिकारों का बंटवारा करना, तो व्यक्ति मतलब वही व्यक्ति समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को संगठन कहते हैं। तो अब अलग अलग समूह में लोग बढ़ जाते हैं, आगे चल के इसका इसी का नाम होता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अलग अलग विभाग होते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी हम लोग आगे चल के डिपार्टमेंट की बात करेंगे। तो निश्चित व्यक्ति समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति, एक लक्ष्य है और सभी उसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे बॉडी का एक लक्ष्य है, हम स्वस्थ रहें और फिट रहें। ब्रेन का कोई और, सबका अपना अलग अलग काम है, और सब हमें थोड़ी नहीं कहते हैं ब्रेन से कि सांस लो, हार्ट से कहते हैं पंप करो, ऐसा कुछ नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो निश्चित व्यक्ति लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्य को ही संगठन कहते हैं। उर्विक का ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि इसको हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, आगे जो भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसमें उर्विक की परिभाषा को जरूर कोट करते हैं, क्योंकि इन्होंने वही दिया है जो बिल्कुल व्यवहारिक है। क्या इन्होंने कहा है, किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन क्रियाओं को किया जाए इसका निर्धारण करना एवं व्यक्तियों के बीच उनकी क्रियाओं का वितरण की व्यवस्था करना ही संगठन है। अब इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया क्या करना है, तो ये करना है किसी कार्य को संपादित करने के लिए। उद्देश्य क्या है, एक लक्ष्य, एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए सब लोग, जैसे मान लीजिए स्कूल है, उसका लक्ष्य है शिक्षा देना, तो उसी लक्ष्य से सभी लोग आए। अब उसमें जितने लोग होंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे, उनका कार्य का बंटवारा होगा, क्रियाओं का वितरण, यही बात आ गया था, क्रियाओं का वितरण। इन्होंने कहा कि कार्य जो किया जाएगा उसमें क्रियाओं का वितरण की व्याख्या करना ही संगठन है। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। अब स्कूल की बात कर लीजिए, ऑफिस है, प्रिंसिपल का काम, जो टीचर है उनका काम, बार बार टीचर ही नहीं कहते, जैसे ये हो गया कि मिस्टर एक्स मैथ पढ़ाएंगे, अब वो मैथ के टीचर हो गए, मतलब
वो जब भी क्लास में आएंगे तो वो पढ़ाएंगे, और क्या क्योंकि वो कार्य का बंटवारा, उनका काम ही है पढ़ाना। ऑफिस के लोग हैं, ऑफिस में जो उनका काम है वो वही करेंगे, ऑफिस में क्लास नहीं चलेगी, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा। तो जितने भी व्यक्ति उस संगठन में काम कर रहे हैं, जितने भी व्यक्ति को आपने रखा है, 2 से अधिक हो गए, उनके बीच का जब आप उनके क्रियाओं के वितरण की व्यवस्था करना ही संगठन। अब किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है ये आप आवंटन इसका कर दे रहे हैं, यही संगठन है। मतलब जितने भी लोग हैं सबका एक एक वो रहेगा। चलिए, संगठन की लक्षण अथवा विशेषताएं, ये तो अभी तक तो हमने कर लिया, इसको परिभाषित कर लिया क्या क्या है। अब इसके बाद से हम इसके क्या लक्षण होंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम थोड़ी सी बात कर लें, इसी को फीचर्स कहते हैं, लक्षण या। चलिए, सबसे मेन चीज इसमें क्या हमको मिला, संगठन है क्या, व्यक्तियों का समूह है। इसमें जब भी 2 से अधिक व्यक्ति काम करेंगे तो एक ग्रुप ऑफ पर्संस है, एक व्यक्तियों का समूह है। तो इसका लक्षण ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्तियों के समूह की बात करते हैं। यह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्यों कहा गया, ये प्रोसेस है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी आगे चलकर हम लोग टाइप्स की बात करेंगे। संगठन ऐसा नहीं कि एक बार बन गया, इनको ये कार्य करना है, वो हमेशा के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी परिस्थिति में उनको कुछ और कार्य करना पड़े या और व्यक्तियों की जरूरत पड़े। ऐसा नहीं है कि ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय है, 3 है तो 3 ही रहेंगे, या ये कार्य निर्धारण है, कुछ काम किसी और को भी दिया जा सकता है। इसीलिए इसको प्रोसेस कहा गया। ये डायनामिक है, गतिशील है, हमेशा परिवर्तित हो सकता है। जिसका जो काम का बंटवारा है उस बंटवारे में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं और हमेशा ये चलता रहता है। जो काम होगा वो चलता रहेगा, इसीलिए इसको प्रक्रिया कहा गया। साधन है, साध्य नहीं। ऑर्गेनाइजेशन से हमने क्या कहा है, लक्ष्यों की प्राप्ति। जो उपक्रम, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, और उसके बाद से उससे हमें जो प्राप्त करना है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए एक साधन है। एक साधन की बात किया गया। ये साध्य नहीं है, मतलब ये एंड नहीं है, ये एंड पॉइंट नहीं है। ये जब भी हमको बात करना है तो ये हमको अपने उद्देश्य की पूर्ति कराएगा। जो हम जैसे शिक्षण कार्य है, शिक्षण कार्य करने के लिए जितने भी जो भी चीजें की जाएंगी उसी उद्देश्य के लिए की जाएंगी। तो ये एक साधन है, मतलब इसके द्वारा उद्देश्य, जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो लाभ कमाने के लिए कोई इंडस्ट्री होती है तो उद्देश्य है लाभ कमाना। अब उसमें जितनी भी क्रियाएं होंगी वो इसी के अनुसार होंगी कि लाभ हो, इसी के लिए किया जाएगा और इसी हिसाब से वो व्यक्तियों के कार्य का बंटवारा किया जाएगा। चलिए, इसके बाद से क्या है, प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य। ये तो है ही, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में अभी एक हम कोड कराएंगे, इसकी क्या महत्व है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है या सारी सुविधाएं भी नहीं है, तब भी अपने उद्देश्य की आप प्राप्ति कर सकते हैं। संगठन बहुत बड़ी चीज होती है, बार बार इसी पे बात की जाती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसका संगठन बहुत मजबूत है, अगर संगठन मजबूत है तो क्या करेगा, कुछ भी कोई भी, तो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है और ये बहुत अच्छा होना चाहिए। इसकी अभी इसको और आप समझेंगे, कार्य का बंटवारा। उचित जो व्यक्ति है, जो योग्यता रखता है, जो किसी कार्य को करने की क्षमता रखता है, उसको अगर वो कार्य दे दिया जाए तो वो अच्छे से करेगा। और इसी का उल्टा, जो डिजर्व नहीं करता है, जो काम को नहीं कर सकता, वो काम उसे दे दीजिए तो काम अच्छे से नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये आवंटन करना बहुत बड़ी चीज है, कार्य का बंटवारा। क्योंकि एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होगा, जो कार्य किया जाएगा, वो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा और उस व्यक्ति को कार्य का अगर आपने आवंटित सही नहीं किया गया प्रबंध के द्वारा तो वो फेल कर जाएगा। इसीलिए कहा गया है प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य। चलिए, संगठन एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि अभी हम बात करेंगे एक टॉप लेवल, उसके नीचे जैसे मैनेजर होता है, उसके नीचे सुपरिटेंडेंट होता है, सुपरवाइजर होता है, वर्कर होता है। तो एक ढांचा चलता है,
मतलब टॉप टू बॉटम। हर संस्था में हर जगह ये होता है कि जो कर्मचारी होते हैं सबका एक पदनाम होता है। जब भी बात होती है कि वो किस पद पे है उस संस्था में, मतलब वो पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक ढांचा बनता है कि किस हिसाब से कार्य करना है। फिर इसके बाद से एक प्रणाली है, सिस्टम की बात हम पहले ही कहे। ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, जैसे हमारी बॉडी एक सिस्टम है। सिस्टम हम चल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। हमारे ब्रेन का काम क्या है? निर्देश देना। हमारे हार्ट का काम क्या है? ब्लड प्यूरिफाई करता है। लीवर का अपना काम है, किडनी का अपना काम है। इसमें बहुत सी सारी क्रियाएं होती रहती है और सारी क्रियाएं अपने आप होती है। ऐसा नहीं है कि बार बार निर्देश किया जाता है, हाँ चलो अब सांस लो, अब सांस छोड़ो, ऐसा नहीं। वो अपने आप वो करता होता रहता है, जिसका जो काम है वो अपना कर रहा है पूरे बॉडी में। तो ये प्रणाली सिस्टम का मतलब यही हुआ। और सिस्टम का सबसे परफेक्ट एग्जांपल हमारी खुद की बॉडी होती है। अगर इसमें कोई भी पार्ट जो सब सिस्टम है, इस सिस्टम में भी कई सब सिस्टम है, अगर वो फेल कर जाता है, काम नहीं करेगा, तो हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सिस्टम है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है। फिर उद्देश्यात्मक होना, उद्देश्य की बात किया गया। जो भी संगठन बनाया जाएगा तो संगठन उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाएगा। अब ऑफिस में कितने लोग होने चाहिए? 1 2 3 4। आपका काम क्या है ये तो बताइए। तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं ये अकाउंट का देखेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन का देखेंगे, ये वाला हिस्सा देखेंगे। तो जो हमारा उद्देश्य होगा उसी के अनुसार संगठन तैयार किया जाता है। सार्वभौमिक होते हैं, ये हर जगह मतलब यूनिवर्सल होता है कि जो आप उद्देश्य की प्राप्ति, जैसे हर कंपनी में सीईओ होता है, उसके नीचे जो मैनेजर्स होते हैं, आपका जनरल मैनेजर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वर्कर होते हैं। ये इंडस्ट्री का एक सिस्टम चला आ रहा है, तो ये सब जगह वही फॉलो होता है। हाँ, अधिकार और दायित्व का बंटवारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो उसी हिसाब से होता है। और संगठन हर ऑर्गेनाइजेशन में, एक परिवार भी एक संगठन ही है, उसको भी बात करें इनफॉर्मल है, अनौपचारिक संगठन है, लेकिन ये भी एक संगठन है। इसमें भी सभी व्यक्तियों के कार्य का बंटवारा अलग अलग है कि जो घर का गार्जियन होगा, मुख्य होगा, वो क्या करेगा, बच्चे क्या करेंगे, मदर को क्या करना, सबका एक बंटवारा है। वो दिखता नहीं है लेकिन है, वो भी एक संगठन है। और उसमें कोई एक आदमी अच्छे से काम ना करे तो समस्या खड़ी हो जाती है। फिर संचार की एक प्रणाली है। संचार का क्या कहा गया? देखिए, एक संस्था में कोई भी उपक्रम होता है, उसमें रिपोर्टिंग का बहुत महत्व होता है। रिपोर्टिंग हम कैसे करें? मतलब संचार, रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए? जैसे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। जैसे एक संस्था होती है, प्रिंसिपल सर ने नोटिस दिया, अब वो सभी बच्चों तक सर्कुलेट हो गया। कैसे आया कि वहां से टीचर्स के पास आया, टीचर्स से स्टूडेंट के पास आया, तो एक फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन का। जो भी सूचना प्रिंसिपल लेवल से दी गई है, प्रिंसिपल सर ने दिया, वो टीचर को आया, क्लास टीचर ने लिया, क्लास टीचर ने बच्चे को दिया। तो एक सूचना का प्रसार होता है, संचार का एक बहुत अच्छी एक प्रणाली है। तो ये संगठन के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो अब हम संगठन की बात, अब चलिए संगठन की महत्ता अथवा महत्व, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? इसमें हमने कुछ 10 पॉइंट्स को लिए हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने 1901 में एक वक्तव्य दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका की एक कंपनी थी, इन्होंने अमेरिका की एक कंपनी ने इसको जब अधिग्रहण किया, उन्होंने कहा कि आप मेरी पूरी संपत्ति ले लीजिए, पूरी मेरी खाने ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, मेरे पूरे कार्यों को ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए। ये उनका स्टेटमेंट है, लेकिन मेरे संगठन को छोड़ दीजिए। क्योंकि कारण क्या है? अगर मेरा संगठन रहेगा तो हम फिर इससे ये या इससे अच्छे उपक्रम को हम फिर तैयार कर सकते हैं। मतलब संगठन की इतनी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ चला जाए लेकिन संगठन बचा रहेगा तो फिर वो उस तरह से या उससे अच्छा उपक्रम तैयार हो सकता है। तो संगठन की इतनी इंपॉर्टेंस है, ये इन्होंने इस चीज को कोट किया हुआ है कि संगठन की इंपॉर्टेंस इसी समय पता चलता है। जैसे देखिए, प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि। अब देखिए, प्रबंधकीय कार्य क्षमता में
जो मैनेजर्स होता है, अगर वो कार्य का बंटवारा प्रॉपरली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको अकाउंट की प्रिंसिपल सर को अकाउंट की जानकारी लेनी है, कितना पैसा आया कितना नहीं आया क्या हुआ, तो अकाउंटेंट को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां कार्य जो दायित्व है जो भी है उनको दिया, प्रत्यायोजन उनको ये अधिकार दिया गया है कि आप पैसा पैसा लेंगे और जहां जहां भुगतान करेंगे। तो ये रिकॉर्ड अगर वो कार्य का बंटवारा किया गया है, इसका एक सिग्निफिकेंस है कि प्रबंधकीय कार्य क्षमता में वृद्धि, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से काम हो जाता है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंस है। ये प्रबंधक जो मैनेजर्स होता है उसको बड़ा सहूलियत हो जाती है, बड़ी आसानी से वो अपने कार्य क्षमता को अच्छे तरह से जो निष्पादन कर पाता है। दूसरा है विशिष्टीकरण। अगर कार्य का बंटवारा कर दिया गया, जैसे स्कूल में देखिए टीचर जो है तो मैथ के टीचर को क्या दिया जाएगा, मैथ का पेपर दिया जाएगा, ठीक है। जो हिंदी के टीचर होंगे हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश के टीचर होंगे इंग्लिश पढ़ाएंगे। उसमें क्या फायदा होता है, विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। एक ही कार्य को जब बार बार किया जाएगा तो अपने आप को स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो अब जब स्पेशलाइज्ड होने से फायदा क्या होता है, इससे भी ऑर्गेनाइजेशन की को जो फायदा होता है वो ज्यादा, मतलब कम टाइम में और ज्यादा कार्य होने लगता है जब एक ही काम को बार बार किया जाए और अच्छी तरीके से ठीक से किया जाएगा। तो एक विशिष्टीकरण का एक सबसे बड़ा फायदा होता है। दूसरा क्या है, क्रियाओं का अनुपातिक एवं संतुलित महत्व। देखिए कई तरह की क्रियाएं हैं। अब क्रियाएं क्या है, जैसे अब एक ही संस्था में कई तरह के कार्य हैं। जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल टॉप लेवल है, मान लीजिए स्कूल में प्रिंसिपल्स हो गए, फिर उसके बाद से टीचर हो गए, फिर 4th ग्रेड का, फिर एक और क्रम चलता है, ऑफिस के लोग हो गए। जो व्यक्ति जो जिस काम करने के योग्य है, जो योग्यता रखता है, उसी के अनुपातिक उसका क्रियाओं का अनुपातिक एवं संतुलित महत्व तो हम दे देते हैं। तो कौन सा कितना इंपॉर्टेंस रखता है उस चीज को हम ध्यान देते हैं। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये महत्व इसका हो जाता है। फिर क्या है, विकास को बढ़ावा। जब संगठन बन चुका होगा, सबका काम फिक्स होगा, तो ऑटोमेटिक वहां विकास होगा, क्योंकि सबको पता है कि सबको क्या काम करना है। अब स्कूल 9 बजे आ गए, यही नहीं पता है कि किस क्लास में जाना है, तो पहले क्या होगा, टीचर पूछे कि आज हमें क्या पढ़ाना है, ये नहीं होता। पहले से सब कुछ फिक्स है कि आप मैथ के टीचर है तो आप यहां लगा हुआ है टाइम टेबल में, तो यहां जाके मैथ पढ़ाएं, जो आपका काम है वही करना है। तो सबका एक एक काम होता है, तो इससे क्या होता है, वो काम आसानी से होता है। तो इसमें क्या होता है, विकास को बढ़ावा होता है। उसके बाद से क्या है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। समन्वय होना बहुत जरूरी है, आपस में कोऑर्डिनेशन। जिसका जो काम है वो अपना काम अगर अच्छे से करे तो एक समन्वय बनता है। और कोई एक व्यक्ति अगर ठीक से काम ना करे, सभी बच्चे आ जाएं, सभी टीचर आ जाएं, लेकिन जिसको गेट खोलना है वो आया ही नहीं, गेट ही ना खुला हो, क्लासरूम ना खुला हो, क्या नहीं हो। समन्वय होता है कि 9 बजे क्लास चलनी है, 8 बजे क्लासरूम या 8:30 बजे खुल जाए। एक टाइमिंग दी जाती है, वो इसी तरह से इंडस्ट्री है, सबका एक फिक्स है कि किसको क्या काम करना। और ये तभी समन्वय स्थापित हो पाएगा जब कार्य का बंटवारा होगा, संगठन होगा। ये संगठन ही समन्वय में योगदान देता है, इसकी इंपॉर्टेंस है। बिना संगठन के समन्वय नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद से प्रशिक्षण। जो मैनेजर होता है, कई तरह के मैनेजर्स होते हैं। परचेज का मैनेजर होता है, सेल्स के मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन के मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर्स, कई मैनेजर्स होते हैं। तो सबके कार्य का बंटवारा तो हो चुका है, किसको क्या करना है। जब कार्य का बंटवारा हो चुका है तो जिसको जो कार्य दिया जाएगा वो वही कार्य करेगा। तो प्रशिक्षण भी हम उसी हिसाब से दे पाते हैं, क्योंकि कार्य का बंटवारा हो चुका है, उसको उसी में ट्रेनिंग देंगे। फिर आइए भ्रष्टाचार को रोकना, क्योंकि सब कुछ पहले से फिक्स है। परचेज मैनेजर का काम ही है परचेज करना, सेल्स वाले का कोई उसमें रोल नहीं होता। अब ये सेल्स वाला उसमें नहीं आ सकते। इससे क्या फायदा होता है कि जिसको जो काम दिया गया है
उसके अधिकार के साथ उसका उत्तरदायित्व भी है, इसीलिए उस कार्य को वो ठीक से करते हैं और इसीलिए कहा गया है कि भ्रष्टाचार इससे नहीं पनपता है। उपक्रम का विकास एवं विस्तार, संगठन का जो भी होगा, संगठन में जो भी जिस लेवल पे भी लोग होंगे उनको किसको क्या करना है, विकास एवं विस्तार, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं उसका वर्क का, और उसी हिसाब से तभी उसमें डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या है, मनोबल में वृद्धि। अब हमको पता है कि परचेज मैनेजर को जो मैंने ड्यूटी दिया है वो परचेज का काम है। जब हमने परचेज का काम दिया है तो वो उस काम को अच्छे से जब करेंगे तो उनके मनोबल में ऐसे ही वृद्धि हो जाएगी कि देखिए मैंने, मुझको जो काम दिया गया, मेरा विभाग, मेरा डिपार्टमेंट इतना अच्छा चल रहा है, या कोई भी ऑफिस का वर्क हो या कोई भी वर्क हो, जब आपने कार्य का बंटवारा कर दिया है तो आसानी से उसको देख पाते हैं और जो करता है उसका भी मनोबल हाई हो जाता है। तकनीकी सुधारों का उपयोग, तकनीकी सुधारों का मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि जो भी कार्य का बंटवारा किया गया है, हर जो परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जो अलग अलग मैनेजर्स हैं या उस डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो आप जिसको जो ट्रेनिंग देना है या जो भी तकनीकी का प्रयोग करना है उसी के आधार पर आप कर लेते हैं। फिर क्या है, ये आपके पूरा हो गया, इसका महत्व, इंपॉर्टेंस की बात हमने कर ली। अब आइए, अब हम अगला जो टॉपिक है, बुरे या कमजोर संगठन का दोष, डीमेरिट्स की बात हम करें। डीमेरिट्स इसकी क्या क्या है, क्योंकि ये चीज तो हमने क्या दिया ना, कार्य का बंटवारा तो कर दिया, तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया, सबका जिसका जो काम है वही काम करेगा। इसमें समस्याएं क्या आती हैं, सब कुछ फिक्स है, किसको क्या करना है वो फिक्स है। अगर वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे या कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी समस्या आ रही है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा। एक व्यक्ति, क्योंकि सिस्टम है, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है, जब तक वो सामूहिक रूप से काम नहीं किया जाएगा, सभी लोग अपना अपना काम प्रॉपरली नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। और हो सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति उस काम को अच्छी तरह से जानता हो, उनकी मदद भी करना चाहता हो तो मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके कार्य क्षेत्र के बाहर की चीज है। जिसके कार्य क्षेत्र की जो जिसके कार्य क्षेत्र में आता है वही उस काम को करेगा, कोई लचीलापन नहीं है, फिक्स कर दिया गया। तो ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसके वजह से कई तरह की कमियां आ जाती हैं। जैसे हमने लिया है अधिकारों दायित्वों के सामने का, अक्सर क्या होता है, अधिकार जो दिया जाता है उसके साथ साथ दायित्व भी मिल जाता है। दायित्व मिल जाता है तो उस अधिकार को जनरली ये लोग डेलीगेट्स कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। उत्तरदायित्व उन्हीं के पास रहता है। अगर वो काम से ठीक न हुआ तो इसके लिए उनकी जिम्मेदारी होगी। और कभी कभी इसका बहुत बैलेंस नहीं हो पाता है, गलती किसी और की है, सजा किसी और को मिल रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है संगठन की, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फिक्स है। अधिकारों दायित्वों का सामने का अभाव, समन्वय का अभाव। देखिए कोऑर्डिनेशन, जैसे अभी हमने कहा, इसकी इनकी इंपॉर्टेंस भी है और ये इसकी सीमाएं भी है। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि कभी कभी इसमें बड़ी कमी पाई जाती है, कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। जो टॉप लेवल का मैनेजर है अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसमें कभी कभी मतभेद, अक्सर मतभेद रहता है। तो मतभेद की वजह से, क्योंकि वो कुछ और चाहता है, उसके अंदर कुछ तानाशाही आ जाता है, ये जो होता है समन्वय की कभी कभी कमी पाई जाती है। और उस समन्वय का मतलब कर्मचारियों के बीच समन्वय न होने के कारण इसका जो नुकसान है वो जो संस्था है, जो उपक्रम है, उसको चुकाना पड़ता है। मतलब इनके बीच समन्वय खराब होगा और अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा वो संस्था को होगा। और चूंकि क्या है, ये कार्य का बंटवारा हो चुका है, इसलिए आप बहुत जल्दी इसमें कुछ फेरबदल नहीं कर सकते और मजबूरी है कि वो उस पद पे काम करे और दूसरा उसी पद पे काम करे, क्योंकि यहाँ क्या होता है, नियम बहुत सख्त रहते हैं। फिर उसके बाद से क्या है, औपचारिकताओं का जाना। बहुत औपचारिकताएं होती हैं, इतनी औपचारिकताएं, जैसे एक बच्चे को छुट्टी लेना है तो मान लीजिए कि दे दिया गया हो कि अलाउ प्रिंसिपल से, अब वो जाए वहां, वो करे, वहां करे, कहीं अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए तो कई दिक्कत आती है। कभी कभी संस्था में भी आती है
कि एक कर्मचारी कोई एक छोटी सी काम के लिए परेशान इसलिए हो जाता है, उसमें इतनी फॉर्मेलिटी होती है, नहीं पहले आप ये करिए तब ये कर सकते हैं। तो इतने स्टेप्स हो जाते हैं कि उसमें वो उलझ के रह जाता है अननेसेसरी। अगर वो उसमें ना उलझता तो अपने काम को ठीक से करता। फिर क्या है, प्रयत्नों का अपव्यय। अगर कोई व्यक्ति इनिशिएटिव लेना चाहता है, कोई काम करना चाहता है और उस काम को उसको पता है कि उसमें उसकी अच्छी जानकारी है, चाहे जहां से उसको मिली हो, और उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन क्या है कि संगठन है और संगठन में उसको वो काम नहीं मिला हो, उसका काम कुछ और है और वो दूसरे काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज कोई नहीं मानेगा। अब ये समस्या आ गई, उसको क्या करना होगा, उसका जो प्रयत्न है वो अपव्यय हो गया, बेकार हो गया। इतना अच्छा कर्मचारी आपके संस्था में है, लेकिन उससे आप काम नहीं ले सकते क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। फिर क्या है, लाल फीताशाही। एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही में क्या होता है कि तानाशाही। अब मैनेजर को सारा पावर मिल गया कि आप जिसको चाहे उसको रखिए, जिसको चाहे उसको निकालिए, आपको काम लेना है। अब वो तानाशाह, इसका नुकसान संस्था को ही चुकाना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि उसको जब अधिकार मिल जाता है तो उसके अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है। जटिल संगठन, एक सरल संगठन के स्थान पे एक जटिल संगठन हो जाता है। जटिल इतने लंबे स्टेप्स होते हैं कि आपको कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन समझ, सीईओ क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, मैनेजर्स क्या होते हैं, जनरल मैनेजर क्या होते हैं, परचेज मैनेजर क्या होते हैं, इतने पद हो जाते हैं कि आपको कभी भी समझ ही नहीं आता क्या ये इतने क्या क्या है। तो एक जटिल हो जाता है। ऐसे आप सिंपल वे में, इनफॉर्मल में तुरंत आप समझ जाएंगे, लेकिन कभी कभी बहुत जटिल बना दिया जाता है। इसके बाद से संबंधों का अस्पष्ट होना। संबंधों का अस्पष्ट होना, कभी कभी जो हायरार्की होती है, क्रम जो बना रहता है ऊपर से नीचे, जो कर्मचारी है उसके अधीनस्थ कर्मचारी, उसके अधीनस्थ कर्मचारी, उसके अधीनस्थ कर्मचारी, कई स्टेप्स चलते हैं टॉप टू बॉटम तक। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये काम है, अब ये किसको दिया जाए, अब ये किसको दिया जाए, अब इसी उलझन में रह जाते हैं। तो ये कभी बहुत प्रॉब्लम आती है टॉप लेवल को। अगर डेलीगेट्स करना है अपने अधीनस्थ कर्मचारी को तो किसको करें, कहीं कहीं भी क्लियर नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसकी कमी है। मनोबल का करना, क्योंकि आपने क्या कर दिया, कोई कर्मचारी जो बहुत अच्छा कर सकता है लेकिन उसके अधिकार ही करना है, उसके बाद वाला उसके उसमें नहीं आता है, तो उसका मनोबल जो मोरल होगा वो लो हो जाएगा। फिर क्या है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पनपने लगता है। भ्रष्टाचार कैसे पनपेगा, भ्रष्टाचार ऐसे पनपेगा कि जो कर्मचारी है, परचेज मैनेजर है, सब उन्हीं को करना है। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो जाने, आपको मिल गया, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उनसे कि कितने का मंगा है, क्या मंगा है, वो अकाउंट या किसी दूसरे को रिपोर्टिंग करेंगे। तो कभी कभी इसके वजह से बड़ी भ्रष्टाचार हो जाता है। वो ऑटोक्रेटिक नेचर के हो जाते हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारी, क्योंकि अधिकार उनको है। तो ये एक समस्या आ जाती है। प्रबंधकों का दैनिक कार्य में फंसे रहना। जो मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि इतने स्टेप्स हो गए कि रोज क्या क्या काम करना है, तो वो जो रूटीन वर्क होता है उसी में उलझे रहते हैं, वो भविष्य की नहीं सोच पाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत प्रबंधकों का रूटीन कार्य में फंसे रहना, ये एक समस्या है। चलिए इसके बाद से हम लोग कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को समझते हैं, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद से हम लोग इसकी बात करेंगे कि संगठन के बाद इसके दो अवधारणाएं आती हैं। एक प्रक्रिया के रूप में, मतलब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो मानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक है, गतिशील है, परिवर्तित रहता है, और एक मानते हैं, दूसरा अवधारणा ये मानता है कि ये स्थिर है और इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो दो अवधारणाएं हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक के अनुसार ये क्या है, प्रक्रिया के रूप में, इसमें क्या होता है, चेंजेस हो सकते हैं, बार बार चेंजेस होते रहते हैं। दूसरी अवधारणा को दूसरा क्या कहता है, नहीं, इसमें बहुत कुछ चेंज नहीं होता। दोनों में क्या अंतर है, एक जो कहता है कि जो भी संगठन है, जो संगठन है प्रक्रिया के रूप में, प्रोसेस के रूप में, अब
अभी हमने कहा ना डिपार्टमेंट का नाम, ये सारी जो चीजें हैं उनके बीच संबंधों का बंटवारा, कभी कभी इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। तो दो है, एक तो संगठन प्रक्रिया के रूप में और संगठन संबंधों के। और संबंध वाला क्या करता है कि इनके बीच का जो रिलेशंस होते हैं, जो इनके बीच का जो संबंध है वो ढांचे के रूप में एक बार स्ट्रक्चर बन गया, अब वो वही स्ट्रक्चर चलेगा। सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर जनरल मैनेजर्स, फिर परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर्स, ये सभी होंगे। तो वो फिक्स रहता है। दो अवधारणाएं हैं संगठन की प्रक्रिया, इसको हम लोग अब पहले वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे ठीक से, इसमें क्या हमको करना है। संगठन एक प्रक्रिया के रूप में इसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे क्या क्या है। तो देखिए जो प्रोसेस है वो इसलिए कहा गया कि इसमें चेंजेस होते रहते हैं। इसमें 4 स्टेप्स हैं। अगर हम इसके प्रक्रिया की बात करें तो इसके जो स्टेप्स हैं वो 4 स्टेप्स हैं। पहला होता है कार्य को पहचानना एवं विभाजन, दूसरा होता है विभागीकरण, तीसरा कर्तव्यों का आवंटन और चौथा सूचनाएं प्रेषित करना। पहला आप समझिए, पहला क्या है, जैसे एक मोबाइल सेट हम बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, उस मोबाइल सेट बनाने में क्या क्या काम करने होते हैं उसकी बात हम करेंगे। जैसे मोबाइल सेट बनेगा तो क्या होगा, रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, असेंबलिंग होगी, फिर उसका सेल्स होगा, उसका विज्ञापन भी होगा। तो ये सारे प्रोसेस होते रहते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, संगठन प्रक्रिया ग्रुप का पहला स्टेप ये है कि जब हम करने जाएंगे तो कार्य को पहचानेंगे, कौन सा कार्य करना है। फिर उसके बाद से विभागीकरण, डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा। विभागीकरण जो होता है इसका मतलब होता है एक समूह में एक तरह के जो कार्य होंगे, साथ साथ चलने वाले कार्य को एक जगह रखते हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग समझ ही में आ गया कि जितने भी हेल्थ से संबंधित होगा वहां, शिक्षा विभाग पढ़ाई लिखाई का यहाँ, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है प्रोडक्शन एक जगह, परचेज एक जगह, सेल्स एक जगह। तो ये सारी चीजें, इसी को हम लोग विभागीकरण कहते हैं। कर्तव्यों का आवंटन, अब यहाँ पे हम किसको क्या करना है, योग्य व्यक्ति को उसके अनुसार उसको कार्य देना। जो व्यक्ति जिस योग्य होगा उसको उसी के योग्य हम कार्य का बंटवारा करेंगे। फिर लास्ट आता है सूचनाएं प्रेषित करना। सूचनाएं प्रेषित करने का मतलब क्या हुआ कि रिपोर्टिंग, हमने कहा था ना कि जो अधीनस्थ कौन सा कर्मचारी किसको रिपोर्ट करेगा। हर एक का बॉस होता है, तो कौन बॉस होगा और उस बॉस के अंदर में कौन कौन काम करेगा, उसके अंदर कौन करेगा, उसके अंदर, क्योंकि पूरी चेन बनी रहती है। तो ये जो हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो ये 4 स्टेप्स होते हैं संगठन प्रक्रिया में। कार्य को पहचानना है, विभाजन, विभागीकरण, कर्तव्यों का आवंटन और सूचनाएं प्रेषित करना, ये ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग संगठन के वर्गीकरण की बात हम लोग करें। संगठन के 2 वर्गीकरण होते हैं, एक है आपका औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। 2 तरह की बात की गई है, 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक में आप ऐसे समझें कि हमने अभी कहा कि एक इंडस्ट्री जो होती है वहां भी संगठन है, एक स्कूल है वहां भी संगठन है, एक परिवार है वहां भी संगठन है, एक सोसाइटी है वहां भी संगठन है, ठीक है। हर जगह एक पॉलिटिकल पार्टी है वहां भी संगठन है। सभी जगह आपको संगठन हर जगह मिलते हैं। और जब भी 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, कोई कार्य कर रहे होंगे, तो वहां संगठन हो जाएगा। अब यह है कि कौन सा संगठन औपचारिक में आएगा और कौन सा अनौपचारिक में, फॉर्मल इनफॉर्मल। जितने भी हम लोग ये बात करते हैं इंडस्ट्री में, जहां की नियम होते हैं, नीतियां होती हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं और इनका एक फॉर्मल, एक अव्यक्तिगत रूप से जहां पद की गरिमा होती है, जब भी इस चीज की बात हम लोग करते हैं तो वो हमारा औपचारिक संगठन में होता है। औपचारिक संगठन का मतलब ये हुआ कि जब 2 व्यक्तियों के बीच में कार्य का जब विभाजन हो तो वो एक नियम से, एक उद्देश्य पूर्वक और उस योग्यता के अनुसार और अव्यक्तिगत, इस चीज का ध्यान रखना है। अव्यक्तिगत होने का मतलब कि एक पोस्ट होगी, जैसे प्रिंसिपल की पोस्ट है तो जो भी व्यक्ति वहां जो उस पद पे ज्वाइन करेंगे वही प्रिंसिपल। अब इसमें ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति से मतलब नहीं है,
वहां पद की मतलब है। तो इस तरह के संगठन को, जैसे कोई इंडस्ट्री है, सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, उसके नीचे का पद है, ये सभी जो होते हैं वो आपके औपचारिक संगठन में आते हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये जब भी बनाए जाते हैं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से बनाए जाते हैं। कोई व्यक्ति इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो बना सकता है, और इसमें जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये संगठन यहाँ पे पद बनाया जाएगा और पद सृजित किया जाएगा कि ये होगा और इस पद पे ये अधिकार हो गया, ये उत्तरदायित्व होगा। दोनों का अक्सर बंटवारा होता है। प्रिंसिपल शब्द से ही हो जाता है कि उनको पूरे स्कूल का पावर, अब वो कोई भी व्यक्ति तो यहाँ पे ये बात कही। फिर कर्तव्य और दायित्वों का स्पष्ट होना। जब भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर्स होता है, उसमें जितने भी व्यक्ति आते हैं उस कार्य में, उनके कार्य में, उनका जो दायित्व है और जो अधिकार है उसका स्पष्ट विवरण होता है कि किसको क्या करना है। मतलब उसका अधिकार क्षेत्र एक सीमित है कि वो बता दिया गया कि आपको ये काम करना है। आप मैथ के टीचर हैं तो मैथ पढ़ाएंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पढ़ाएंगे। आपका अधिकार सीमित है और ये पहले से ही फिक्स किया गया। रिजल्ट अच्छा आया तो आपकी जिम्मेदारी, खराब आया तो भी आपकी जिम्मेदारी, ये सब पहले से फिक्स रहता है। तो ये इस तरह का अगर लक्षण पाया गया तो उसको हम क्या कहेंगे? औपचारिक संगठन कहेंगे। सत्ता का भारार्पण, यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पाया जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर फिक्स है, पहले से ही बता हुआ है कि सबसे प्रमुख अधिकारी, मेन अधिकारी कौन है, उससे नीचे का अधिकारी कौन है, उसके नीचे का अधिकारी कौन है। तो मान लीजिए ऊपर वाले अधिकारी छुट्टी पे जा रहे हैं तो वो अपने अधीनस्थ अधिकारी, क्योंकि संबंध पहले से बताया गया कि प्रिंसिपल नहीं होंगे तो जो वाइस प्रिंसिपल स्कूल के होंगे उनको पूरा का पूरा चार्ज दे दिया जाएगा। फिर वो भी छुट्टी पे चले गए तो जो वरिष्ठ शिक्षक होंगे उनको दे दिया जाएगा। तो एक क्रम बना हुआ है। तो जब भी अथॉरिटी जब डेलीगेट करनी होती है कि हम ये नहीं, हमारे पास बहुत काम है, हम किसी को देना चाहते हैं तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है। फिर इसके पास का जो है आदेश की एकता, ये लक्षण भी आपके फॉर्मल में ही पाया जाता है। आदेश की एकता का मतलब कि जितने भी कर्मचारी होंगे उनमें हर कर्मचारी को ये पता होगा कि हम किसके द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं, मेरा बॉस कौन है। मतलब हर व्यक्ति को जो आदेश मिलना चाहिए, जो आदेश दिया जाए वो एक निश्चित अधिकारी से दिया जाए। तो ये पाया जाता है आपके, ये गुण जब होता है तो इसको हम लोग फॉर्मल कहते हैं। अव्यक्तिगत संबंध, यहाँ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। ये नहीं है कि वो मेरे गांव का है, मेरे क्षेत्र का है, किसी एक स्पेसिफिक जात से, धर्म से है तो वो मेरा अधीनस्थ होगा, नहीं। यहां पे वो व्यक्ति अधीनस्थ नहीं होगा, वो पद अधीनस्थ होगा। मतलब मैनेजर्स के अंदर जो सुपरिटेंडेंट काम करेगा वो अधीनस्थ होगा उसका। फिर उसके बाद से क्या है, एक संगठन चार्ट पहले से होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, ये सबसे पहले से ही होता है कि ऊपर, आगे इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सेकेंड लेक्चर में, कि एक सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, फिर उसके नीचे के मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर हैं, वर्कर हैं। तो ये चार्ट पहले से ही दिया गया होता है। फिर उसके बाद से पोजीशन का आपको आधार, जो जिस पोस्ट पे है, मतलब व्यक्ति के आधार पे नहीं होगा, पद के आधार पे बात की जाएगी। फिर नियमों का होना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में नियम बहुत सख्त होते हैं। जो नियम है, पद्धतियां हैं, जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम में ही आपको रहना होगा। आप अपना नियम वहां डेवलप नहीं कर सकते। जो ऑर्गेनाइजेशन में नियम दिया गया है उसी को आपको फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद से क्या है, अवगुण अथवा दोष। इसके क्या क्या अवगुण है? अवगुण है डीमेरिट से यांत्रिक रूप से कार्य करना, सब कुछ तो फिक्स है। किसको क्या काम करना है ये भी फिक्स है, वही डेली का रूटीन है, जाना है, उस हिसाब से करना है, चले आना है, ना कोई नई सोच, ना कोई नई व्यवस्था, ना कुछ। ये किसमें कमी पाई जाती है? नौकरशाही पर, जो बॉस होता है अपने आप को बॉस मान लेता है, मैं तो बॉस हूं, मैं जो चाहूं वो करूं, मैं जो गलत भी कह रहा हूं तो मेरा ही मानना हो। एस बॉस वाली जो कही जाती है बात, जो बॉस कह रहा है वही सही। तो ये बहुत गलत इसमें परंपरा डेवलप हो जाती है, ये इसका दोष है।
अधिकार सत्ता का दुरुपयोग, ये अक्सर पाया गया है, ये कई बार चल रहा है इतने, इसके बाद से केंद्र सरकार ने नियम बनाया कि ये अक्सर पाया गया जो बॉस है वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, अपना काम भी अपने अधीनस्थ कराता है। ये चीज इसमें कमी पाई गई। लोच का पहले से रिलेशन फिक्स है, किसको क्या करना है ये पहले से फिक्स है। तो इसमें ये देखा गया कि लोच फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं है, आपको जो काम दिया गया है वही काम करना है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। आपको जब आना है जाना है सब कुछ फिक्स है, आपको उसी के अनुसार करना है। लाल फीता साड़ी अभी हमने बात की कि ये चीज भी पनप जाती है इससे। फिर इसके बाद से तनावपूर्ण संबंध, ये अक्सर देखा गया कि इतने नियम होते हैं, इतनी औपचारिक संगठन में इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, तो जो सुपरवाइजर जो सीनियर अधिकारी होता है और उससे जो उसका अधीनस्थ कर्मचारी, इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है जनरली तनावपूर्ण हो जाता है, उन नियमों को लेकर, उन औपचारिकताओं को लेकर, और वो उसी औपचारिकता में फंसे रहते हैं जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत नुकसान होता है। तो ये औपचारिक संगठन के दोष हैं। चलिए अब हम लोग दूसरी बात करें, अनौपचारिक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फॉर्मल अगर आप पढ़ें तो इनफॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी उसकी विशेषताएं हैं वो उसके दोष हैं, और जितने इसके अवगुण हैं वही उसके गुण हैं। सबसे मेन चीज ये कहा जाता है कि अनौपचारिक संगठन जो है वो औपचारिक संगठन की कमियों को पूरा कर देता है। मतलब कोई ऐसा संगठन जो कि सामाजिक, क्षेत्रीय या इसके वजह से बनाई गई हो, इस तरह के संगठन को हम लोग अनौपचारिक संगठन कहते हैं। जैसे एक सोसाइटी है, एक मोहल्ले में लोग रह रहे, एक सोसाइटी बना ली है, उसमें एक को अध्यक्ष बना दिए, सेक्रेटरी बना दिए, कोई भी अध्यक्ष सेक्रेटरी बन सकता है, इसके लिए कोई योग्यता नहीं है। तो इस तरह के, या कहीं भी आप चलते चलते एक छोटा सा आप लोग खेलते हैं, क्रिकेट टीम बन गई, तो ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति ही कैप्टन बने, नहीं, कोई भी जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको कैप्टन बना दिया जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो वहां पे क्या होता है, अनौपचारिक संगठन होता है। अनौपचारिक संगठन जो होता है औपचारिक संगठन की कमियों को पूरा करता है। इसके क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये जो होता है ये जनरली इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें सामाजिक, जातिगत या इन सब चीजों की वजह से ये क्या होती है, ये पनपती है। इसका बनने का कारण कोई उद्देश्य ना हो कि क्या है, सामाजिक रीतियों की वजह से, पहली बात। दूसरी बात, जो इसमें कर्तव्य और दायित्वों का स्पष्ट होना उसमें होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें कोई इस तरह की चीज नहीं होती है। जो सत्ता होती है, कौन बॉस बनेगा, कौन उसके अधीनस्थ काम करेगा, ये कुछ भी फिक्स नहीं। फिर उसके बाद से क्या है कि व्यक्तिगत संबंध होता है। इसमें जो होता है व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत संबंध होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे से पर्सनल रिलेशंस होते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत संबंध होता है इसके वजह से ये आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की एक क्वालिटी होती है, मेरिट होती है। फिर क्या है, कोई लिखित इसके बीच में, जैसे जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सब कुछ लिखित होता है, इसमें क्या होता है, अलिखित होता है। तो ये चीज पाई गई है। इसके बाद से इसमें क्या होता है कि कोई संगठन चार्ट नहीं होता है, कोई आदेश की एकता नहीं होती है, तो ये सब कमियां पाई जाती है। चलिए ये तो हो गया अनौपचारिक। एक बार हम इनके अंतर को देख लें। अंतर में उत्पत्ति, इसकी कैसे उत्पत्ति होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति होती है किसके लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, और इनफॉर्मल में सामाजिक, ये सब चीजें होती हैं, रीति रिवाज या क्षेत्रीय, ये जो बनती है संगठन, इसको इनफॉर्मल कहते हैं। फिर इसके बाद से क्या है, उद्देश्य। इसका जो उद्देश्य होता है ये कोई लिखित नहीं होता है इनफॉर्मल में, और फॉर्मल में जो उद्देश्य होता है वो फिक्स होता है। सदस्यों में संबंध, इसमें क्या होता है, फॉर्मल में जो संबंध होता है वो फॉर्मल में अव्यक्तिगत होता है,
और इनफॉर्मल में क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। फिर आकार, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बहुत छोटे होते हैं, सामाजिक, जैसे आप एक सोसाइटी बना ली, कोई भी क्रिकेट टीम बन गया, परिवार का संगठन। लेकिन अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो ये बहुत व्यापक होता है, जैसे एलजी का, सैमसंग का, ठीक है, ये सब टाटा, बिरला, ये सब जो इंडस्ट्री है। उसके बाद से क्या है, नियम अधिकार। इसमें जो नियम होते हैं फॉर्मल में वो लिखित होते हैं, फिक्स होता है किसको क्या करना है। इनफॉर्मल में क्या होता है, अलिखित होता है। सत्ता का प्रभाव, जो सत्ता का प्रभाव है फॉर्मल में टॉप टू बॉटम जाता है और इनफॉर्मल में बॉटम टू टॉप जाता है, या समतल हो सकता है। फिर स्थापना, इसकी स्थापना जो होती है वो एक उद्देश्य से की जाती है, और इनफॉर्मल में कोई उद्देश्य नहीं होता है, क्षेत्र इसका फॉर्मल का व्यापक होता है और इनफॉर्मल का संकीर्ण होता है, उसके अपेक्षा छोटा। ठीक है, इसके बाद से कुछ प्रश्न उत्तर की हम लोग बात कर लें। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं जो 6 मार्क्स के होते हैं। तो एक तो पहला क्वेश्चन वही आता है, इसको जरूर लिखिएगा, जो शुरू में हमने समझाया संगठन से क्या आशय है, इसके महत्व को समझाइए, संगठन के महत्व को समझाइए। तो शुरू में ही हमने 3 डेफिनेशन दिया था, मिडवर्ड का था, फिर उर्विक का था, ठीक है। वो जो भी डेफिनेशन आपको बताए गए हैं उसमें पूरा शुरू हमने किया था कि संगठन का जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के कार्य का विभाजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। ये उसका हमने फिर ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति कहां से हुई ये बात की गई थी। तो उससे आपको ये संगठन को पहले परिभाषित करना है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई ये बताना है, फिर उसके परिभाषा को देना है। महत्व में हमने बताया था इसका क्या महत्व है, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है और कई इसके महत्व बताए गए थे, सभी महत्व को आपको लिखना है। फिर इसके बाद से दूसरा हम प्रश्न लेते हैं, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट है। दोनों में भी हमने अंतर बताया। औपचारिक ये बहुत पूछा जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या है। फॉर्मल में हमने क्या बताया था, फॉर्मल जो होता है इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसमें लिखित नियम होते हैं, संबंध होते हैं, लोच की कमी पाई जाती है, व्यापक होते हैं, अधिकार दायित्वों की क्लियर व्याख्या होती है, ठीक है, अव्यक्तिगत होते हैं। और इसमें उसी के अगेंस्ट क्या बताया गया था कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, संकीर्ण होते हैं और छोटे स्तर के पाए जाते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, सामाजिक या इस तरह की किसी चीजों की वजह से होते हैं। तो ये दोनों में अंतर कई बार पूछा गया है। एक प्रश्न और बनता है कि प्रबंध की अवधारणाएं क्या है। तो एक क्वेश्चन और बनेगा अवधारणा से, तो एक प्रक्रिया के रूप में और संबंध के रूप में हमने बताया था। तो प्रक्रिया के रूप में हमने डिफाइन किया था, एक डायनामिक है, और प्रबंध के रूप में हमने कहा था इसको और अगले लेक्चर में और इसको डिटेल अभी बताएंगे, एक उसकी अवधारणा में बचा हुआ, इसलिए वो प्रश्न भी हमने नहीं किया। फिर आइए ट्रू फॉल्स की बात करें। ये तो लॉन्ग में आते हैं, लॉन्ग में और भी आ सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है औपचारिक अनौपचारिक, तो ये इससे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे आया ट्रू फॉल्स में जो महत्व बताया गया था, ये देखिए आशय में एक लाइन हमने बोला था कि संगठन का प्रबंध में वही महत्व है जो शरीर में हड्डियों, तो हमारी जैसे हड्डियों का इंपॉर्टेंस है, बिना इसके क्या है हम शिथिल पड़ जाएंगे, हड्डी का ही काम है, वही कार्य संगठन का प्रबंध में। तो ये क्या है, सही है कि गलत है, ट्रू फॉल्स, तो ये आपका क्या है, ट्रू है। फिर उसके बाद से हमने कहा संगठन की स्थापना निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा की जाती है। ये क्या फॉल्स है, क्योंकि ये कौन करेगा, टॉप लेवल करेगा, लोअर लेवल नहीं करता है या मिडिल लेवल नहीं करता, जब भी करेगा टॉप लेवल करेगा। तो इसकी बात की गई। इसके अलावा भी कुछ और प्रश्न पढ़ते हैं, ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये सारी चीजें हैं, इससे जो भी इसके इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसी से पूछा जाएगा। इसके बाद से जो इसमें अभी आधा बचा हुआ है जो हम इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे, इसको जरूर एक्सप्लेन करिएगा और इसको लिखिएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग आज यहाँ वाइंड अप करेंगे।